प्राचीन सभ्यता के इंसानों ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो जंगली जीवन को त्याग कर परिवार में रहना सीख गए थे। उनके दिमाग में ऐसा कौन सा विचार आया जो उनको जानवरों का मांस खाने के बजाय खेती करने पर विवश कर दिया। उन्होंने खुद की सुरक्षा करने के लिए कैसे पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया था। क्या ये सब एक छोटे से अंतराल में हो गया था या फिर इंसानों को जीने की कला सीखने में कई हजारों साल का वक्त लग गया था। ये सब जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको संसार की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मिस्र की सभ्यता से रूबरू करवाएंगे। मिस्र की सभ्यता को सही अर्थ में सभ्यता कहा जा सकता है क्योंकि इस सभ्यता के उदय काल में मनुष्य जंगली जीवन और शिकार पर निर्भरता का परित्याग करके नदी के किनारे स्थायी तौर पर रहने लग गया था। वह खेती करना भी सीख चुका था और पशुओं का शिकार करने के साथ साथ मांस, दूध, खाल, ऊन और बोझा ढोने के लिए उनको पालने लग गया था। इसी के साथ तांबे के औजारों का निर्माण करना, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए ठेकों का इस्तेमाल करना, परिवार बनाकर रहना, आपस में विचारों के आदान प्रदान के लिए व्यवस्थित भाषा का विकास करना, अक्षर बनाना, लिपि खोजना और लिखने की कला का आविष्कार भी मिस्र की ये सभ्यता कर चुकी थी। मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने का विकास किया गया। खेती के साथ साथ मछली पकड़ना शुरू किया गया। मछली के व्यापार को अपनाया गया। राज व्यवस्था बनाई गई, कर लगाए गए, कानून बनाए गए और सही न्याय करने के लिए अदालतें बनाई गई। पानी पर यात्रा करने के लिए नौकाएं और जहाजों को बनाना सीखा गया। दिशा सूचक यंत्र तैयार किए गए और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार प्रारंभ किया गया। यह सब विकसित होने में एक लंबा वक्त लगा था। इंसानों को ये सब सीखने में लगभग 2000 सालों का वक्त लग चुका था। इसके बाद ये सभ्यता लगभग 3000 सालों तक जीवित रही। उस वक्त मिस्र की सभ्यता के लोग सभी वर्ग के लोगों को समान मानते थे, लेकिन जैसे जैसे इस सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे शेष और विशेष वर्गों के बीच की दूरी बढ़ती गई। एक तीसरा वर्ग भी वहां रहता था जो बोझे के पशु की तरह काम करता था। इस वर्ग के बलबूते पर ही मिस्र की विराट स्थापत्य कला का विकास हुआ। इस वर्ग के लोगों को इथियोपिया से पकड़कर अथवा खरीदकर लाया जाता था और उन्हें श्रम कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनके साथ कोई बर्बरता या जबरदस्ती नहीं की जाती थी। मिस्र की सभ्यता के उद्गम का असली कारण नील नदी को माना जाता था। प्राचीन काल में नील के उद्गम का किसी को सही ज्ञान नहीं था। कई लोग मानते थे कि नील बर्फ से ढके पर्वत चांद के पर्वत से निकलती है और ये मिस्र के हजारों मील रेगिस्तानी इलाकों को सींचती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। बारिश के मौसम में नील नदी में भयंकर बाढ़ आ जाया करती थी क्योंकि प्राचीन काल में नहरों का जाल बनाना और बांध बनाना कोई नहीं जानता था। बाढ़ आने के कारण नदी का पानी चारों ओर फैल जाता था और पानी के साथ आई दोमट मिट्टी आसपास के क्षेत्र को उपजाऊ बना देती थी, जिससे अनाज ही नहीं सभ्यता के साथ साथ संस्कृति भी पैर पसारने लग गई। शुरू में बारिश के बाद एक ही फसल की जाती थी, लेकिन कई सालों बाद मिस्र के प्राचीन निवासियों ने नदी के किनारे नालियां खोदकर पानी को आगे ले जाने लगे और सिंचाई शुरू करना सीखी। इस प्रकार नील नदी के किनारे एक संपन्न सभ्यता का उदय होने लग गया। नील के किनारे की मिट्टी ईंट बनाने के लिए उपयोगी साबित हुई। नील नदी की इस घाटी के दोनों ओर रेगिस्तान और पहाड़ियां थी, जिसके कारण मिस्र पर विदेशी आक्रमणों का खतरा नहीं रहा। इसलिए प्रकृति द्वारा दी गई सुरक्षा कवच में नील नदी की इस घाटी में मिस्र की सभ्यता विकसित होती चली गई। चारों ओर फैले रेगिस्तान में गर्म हवाओं के चलने से यहाँ की जलवायु हमेशा गर्म रहती थी। इस कारण यहाँ वन और जंगल नहीं उग पाए। ईसा से 4500 वर्ष पहले मिस्र में अमरी लोग रहा करते थे। ये छोटे छोटे गाँव बनाकर रहते थे और पशुओं की पूजा करते थे। इन्होंने तांबा भी खोज लिया था। ये नील नदी पर यात्रा करने के लिए पटेरा की नौकाओं का निर्माण करना जानते थे। ये अपने मृतकों को भोजन सामग्री हथियारों के साथ कब्रों में गाड़ देते थे। अमरी सभ्यता के बाद मिस्र में गजरी सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता के गांव कस्बों जैसे बड़े हो गए थे। इसी सभ्यता के काल में राजा का पद स्थापित हो गया था। ऊपरी मिस्र और निचले मिस्र में दो अलग अलग शक्तिशाली राज्य बन गए थे। धीरे धीरे इन दोनों राज्यों का क्षेत्र भी काफी बड़ा हो चुका था। ऊपरी मिस्र में ठेकों की मदद से नदी का पानी ऊंचाई के खेतों में पहुंचाया जाता था और खेती काफी विकसित हो चुकी थी। गांवों का जीवन शांतिपूर्ण और धार्मिक हुआ करता था। समाज उच्च और निम्न वर्गों में बटा हुआ नहीं था। यहाँ का राजा भी हुकूमत नहीं करता था, बल्कि वह धर्म पुरोहित और न्याय करने वाला होता था। सही न्याय करने के कारण बदले में लोग राजा को भेंट देते थे, जिससे वह प्रतिष्ठित और धनी हो जाता था। इस काल के मिस्र निवासियों ने सांकेतिक भाषा का निर्माण कर लिया था और लिखने की कला भी खोज ली थी।
ये पत्थरों पर खुदाई करना भी सीख चुके थे। उस वक्त मिस्र में पाए जाने वाले पौधे पटेरा से उन्होंने कागज का आविष्कार भी कर लिया था। लुगदी का निर्माण भी हो चुका था। कुछ सालों बाद मिस्र के इन दोनों राज्यों को मेने नाम के राजा ने एक कर दिया और यहाँ से मिस्र की प्राचीन सभ्यता का वह काल शुरू होता है जिसका इतिहास सबूतों के आधार पर तैयार किया गया है। मेने राजा ने मिस्र पर 62 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद एक दरियाई घोड़े द्वारा उसे नील नदी में खींच ले जाने के बाद डूबने से उसकी मौत हो गई थी। मिस्र के पहले राजवंश का पहला राजा मेने ही था। इन पहले राजवंश के राजाओं की कब्रों का निर्माण लकड़ी से किया जाता था। वहीं दूसरे राजवंश के राजाओं की कब्रों का निर्माण लकड़ी की जगह ईंटों से किया जाने लगा। इस वक्त तक मिस्र में 2 राजवंश राज कर चुके थे और तीसरे राजवंश के शासक का काल 2700 ईसा वर्ष पूर्व में चालू हुआ था। 2700 से 2200 ईसा वर्ष पूर्व का यह काल पिरामिड काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में पिरामिड बनवाए गए थे। तीसरे राजवंश के राजा दिजोसेर के शासन काल में इमहोतेप नाम का एक पुरोहित था जो जादू, चिकित्सक और वास्तुकला जैसी चीजों में माहिर था। उसने अपने राजा के लिए एक नए आकार और प्रकार की कब्र बनवाई जिसमें कब्र की सपाट छत पर सीढ़ी नुमा 5 त्रिकोण खड़े किए गए। पत्थर से बने इस कब्र की ऊंचाई भी लगभग 190 फुट थी। ये पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता था। चौथे राजवंश के राजा खूफरू को मिस्र की सभ्यता के उत्कर्ष काल का जनक माना जाता है। खूफरू के राज में मिस्र को एक खुशहाल देश माना जाता था। इस राजा ने अपने शासन काल में 481 फीट ऊंचे पिरामिड का निर्माण करवाया जिसे आज के वक्त द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण ईसा से 26वीं शताब्दी पूर्व किया गया था। इसके निर्माण में बारी बारी से वर्ष में 4 श्रमिक समूह काम करते थे और प्रत्येक समूह में 1 लाख श्रमिक होते थे। इसे बनाने में लगभग 27 साल लगे थे। राजा खूफरू का उत्तराधिकारी खाफरे हुआ। उसने गीजा का विलक्षण पिरामिड बनवाया। उसके पास ही उसने नरसिंह के रूप में अपना स्मारक बनवाया जिसमें सिर खाफरे का है और शरीर शेर का। 5वें और 6ठे राजवंश के राजाओं ने पिरामिडों के अंदर की दीवारों पर सूर्य देवता रे के चित्र बनवाए। ये राजा फराओ कहलाते थे। इनके राज में प्रजा को नैतिक जीवन और आचरण के बारे में सिखाया जाता था। ये राजा घमंड, लोभ, लालच और हिंसा को पाप मानते थे और हमेशा शांति पसंद करते थे। इनके पास ना सेना हुआ करती थी और ना ही ये किसी और राज्य पर आक्रमण करते थे। इनकी दिलचस्पी खुद के राज्य को विकसित करने में रहती थी। ये फराओ राजा धीरे धीरे कमजोर होते गए और राज्य को चलाने में असमर्थ रहे। इसी कारण इनके राज्य में जगह जगह विद्रोह होने लग गया और लगभग 2300 ईसा वर्ष पूर्व इस पिरामिड युग का अंत हो गया। इसके बाद मिस्र में 30वें राजवंश तक ने शासन किया। 30वें राजवंश के शासन काल में मिस्र पारस के अधीन रहा। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने मिस्र को जीत लिया। लगभग 10 वर्षों तक सिकंदर के अधीन रहने के बाद 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद मिस्र पिटोलेनी राजवंश के अधीन रहा तथा 30 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने मिस्र पर अपना राज कर लिया। इस प्रकार मिस्र की 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता का अंत हो गया था।